नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ शब्बीर अहमद। सेहतनामा हमारा वो कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आम जनता को अलग अलग बीमारियों से अवगत कराते हैं, उससे जागरूक करवाते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रोंकोस्कोपी के बारे में कि आखिर ये बीमारी क्या है, किस तरीके से आपको इसके लक्षण पर पता चले और इसके साथ साथ इसका इलाज क्या है। मेरे साथ सुनील यादव डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, इस स्कोपी के बारे में बताइए, ब्रोंकोस्कोपी के बारे में आसान शब्दों में आखिर ये इलाज कैसा है और ये बीमारी क्या है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील यादव, पल्मोलॉजिस्ट। ब्रोंकोस्कोपी अगर साधारण भाषा में समझे तो ब्रोंकोस्कोपी दूरबीन द्वारा फेफड़ों की जांच है और ये एक डे केयर प्रोसीजर है। इसमें मतलब ऐसे भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अमन सिर्फ एक ये ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स की जांच रहती है और इसमें अमूमन अपन को पेशेंट को कोई सिडेट भी नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बेहोशी करके ही करवाए। अवेक में भी लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट में भी अपन इसको कर सकते हैं। इससे दोनों फेफड़ों की जांच हो जाती है और श्वास नली में भी अगर कोई रुकावट है उसकी भी जांच हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब इसको करवाया जाता है, क्या लक्षण रहते हैं शुरुआत में जिसके बाद इसको करवाया जाता है इस स्कोपी को। ब्रोंकोस्कोपी के जनरल इंडिकेशंस ये होते हैं कि कई बार पेशेंट बहुत लंबे समय से खांसी से ग्रसित है और बलगम निकल के नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में अंदर से हमको फेफड़ों का नमूना लेना है, जांच करनी है। उस कंडीशन में हम करते हैं। टीबी का हमको अगर शक लग रहा है, एक्सरे सिटी स्कैन में ऐसा दिख रहा है कि टीबी हो सकती है, तो उसको कंफर्म करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी की जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो कि सिटी स्कैन और एक्सरे से समझ में नहीं आती है, वो हम फेफड़ों के अंदर जाके देखकर ही समझ पाते हैं। उस कंडीशन में भी ब्रोंकोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। कब तक के इसकी रिपोर्ट आ जाती है, कितने समय में, और इसके साथ साथ इसके कॉस्ट की बात की जाए तो कितना पड़ता है, बाकी की बात की जाए तो दूसरे स्कोपी की। जी, इसका जैसे अगर कॉस्ट की बात करें तो 6 से 8 हज़ार में ये प्रोसीजर हो जाती है और इसकी रिपोर्ट तो तुरंत ही जो डॉक्टर करते हैं वो इसकी रिपोर्ट तुरंत बनाते हैं। और जो सैंपल्स लिए जाते हैं वो सैंपल्स की कुछ रिपोर्ट 1 दिन में, कुछ रिपोर्ट 2 में और कुछ 3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। ऐसे करके हम 3-4 सैंपल्स अमूमन भेज रहे हैं। सैंपल की प्रक्रिया इतनी आप कह रहे हैं कि पहले 1 दिन में आ जाती है, फिर कुछ रिपोर्ट 2 दिन में, 3 दिन, तो क्या इसकी अलग अलग प्रक्रिया क्यों करना पड़ती है? इसलिए करना पड़ती है क्योंकि इसमें जैसे कि बैक्टीरिया को अगर ग्रो कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, तो उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करने में समय लगता है, पता करने में कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। उसकी अमूमनतः कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आती है। क्या थोड़ी सी टिपिकल होती है, क्या प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक होती है, तकलीफदायक होती है, या सब सॉफ्ट रहता है? जनरली अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है, समझदार है, स्टेबल है, तो अवेक ही ये प्रोसीजर हो जाती है। लोकल एनेस्थीसिया में ही इसमें हम कर लेते हैं। सुन्न करने के लिए गले को थोड़ा सा सुन्नपन लाने के लिए एक स्प्रे किया जाता है, एक नेबुलाइजेशन किया जाता है और उसमें अपन ब्रोंकोस्कोपी कर लेते हैं। कुछ जो बहुत सेंसिटिव पेशेंट्स रहते हैं उस केस में हम शॉर्ट सेडेशन भी देते हैं। तो ये दर्द रहित प्रोसीजर है, इसमें कोई पेन एज सच नहीं हो। होश में बेहोशी में दोनों में की जा सकती है। जी। और अमूमनतः 99% हम होश में ही इस प्रोसीजर को करते हैं। पेशेंट को सब कुछ पता चलता है और इजीली हो भी जाती है। किन किन बीमारियों की पता लगाया जा सकता है इस ब्रोंकोस्कोपी के जरिए? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पता चल सकता है, और भी किस प्रकार का निमोनिया है वो भी हमको पता चल सकता है। अगर श्वास नली में या अंदर फेफड़ों में कोई गठान है तो कैंसर के बारे में या किस चीज की वो गठान है उसके बारे में पता चल सकता है। अगर लंग्स में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो वो भी उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। दूसरी चीज ये रहती है कि हम जब इसके दूरबीन के द्वारा अंदर जाते हैं, अंदर अगर श्वास नाल में कोई भी रुकावट है, स्ट्रक्चर बन गया है, फॉर्मेशन हो गया है, तो उसको भी सुधारने के लिए हम उपयोग में करते हैं। थेरेप्यूटिक ब्रोंकोस्कोपी में हम कई सारे अब नए प्रकार की चीजें आ गई हैं जिससे कि हम लंग्स की जो बीमारियां हैं उसके लिए हम उनका यूज करते हैं। यानी कैंसर का भी पता चल जाता है इससे? जी, अंदर अगर कैंसर की गठान है तो इसी से ही बायोप्सी शुरुआत में भी पता चल जाता है, जैसे स्टेज वाइज बात करें कैंसर की। बिल्कुल, इससे बायोप्सी ली जाती है। ब्रोंकोस्कोप
के ही अंदर से एक बायोप्सी का वायर डाल के हम बायोप्सी का सैंपल लेके उसको जांच के लिए भेजते हैं। क्या अस्पताल में भी रहना पड़ता है इस प्रक्रिया को करते वक्त, या फिर नॉर्मल रहता है, कुछ ही मिनटों में छुट्टी हो जाती है? नहीं, हॉस्पिटल जरूरी नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट करना कोई जरूरी नहीं है। डे केयर प्रोसीजर है। आप सुबह आइए खाली पेट, 3 से 4 घंटे अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो उसके बाद ये प्रोसीजर हम कर लेते हैं, और आधे घंटे 1 घंटा जैसे पेशेंट की कंडीशन है उस हिसाब से ऑब्जर्वेशन करके पेशेंट को हम तुरंत ही घर भेज देते हैं। ब्रोंकोस्कोपी के बारे में बताइए कि कब से ये पूरी पद्धति चल रही है, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में किस तरीके से इसका कौन ऐसे कहाँ पर इसका इलाज मुहैया? ये काफी समय से ब्रोंकोस्कोपी का उपयोग किया जा रहा है चिकित्सा जगत में, और हमारे भोपाल में जो भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि एम्स भोपाल या फिर जीएमसी हो गया, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस, अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल, ऐसे 4-5 जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर ब्रोंकोस्कोपी हो रही है। क्या बच्चों और बुजुर्ग को स्पेशल तौर पर कुछ ध्यान रखना पड़ता है इस स्कोपी को करते वक्त, या फिर सबके लिए नॉर्मल रहता है, सुरक्षित है पूरी तरीके से? पूरी तरीके से सुरक्षित है, और बच्चे हो बुजुर्ग हो किसी भी उम्र में हो उस हिसाब से बस ब्रोंकोस्कोपी का साइज डिफर करता है। बच्चों में पतला जो ट्यूब होती है उसकी साइज पतली होती है, और एडल्ट में थोड़ी सी मोटी होती है। बाकी प्रोसीजर सबके लिए सेम होती है। क्या क्या बातों को सावधानी रखना पड़ती है उस वक्त बात की जाए जब स्कोपी होती है? स्कोपी होने जैसे बच्चों के क्योंकि आप कह रहे हैं कि गले के जरिए, नाक के जरिए, क्योंकि बच्चा जब छटपटाता है हमने कई बार देखा है। हाँ, तो बच्चे के केस में अगर बच्चा बहुत छोटा है और चीज़ें समझने के लिए वो जैसे कि समझ नहीं सकता है कि क्या प्रोसीजर हो रही है, तो इस कंडीशन में हम एनेस्थीसिया कवर में ही बच्चे की ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। और जैसे जब करना होता है प्रोसीजर तो पेशेंट को कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि खाना पीना नहीं है, कैसे रखना है, और जब प्रोसीजर होती है तो उस टाइम पे भी कुछ सावधानियां हम रखने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, और उसके बाद भी थोड़े समय के लिए खाने पीने की सावधानियां क्या क्या थोड़ा सा सावधानी जब प्रोसीजर हम करते हैं उस टाइम पे अगर अवेक प्रोसीजर की जा रही है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को खांसी ना करने की एक सलाह देते हैं, और जो भी गले में आए उसको घुटकने के लिए भी हम पेशेंट को बोलते हैं। ब्रोंकोस्कोपी आप कब से कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बात की जाए ऐसा कोई आपका अनुभव रहे जो आप देख के खुद चौंक गए होंगे कि ये क्या है? जी, मैं 5-6 साल से ब्रोंकोस्कोपी कर रहा हूँ, और एक बार अभी हाल में ही एक पेशेंट थे, उनको बहुत लंबे समय से खांसी और सांस की तकलीफ थी, और सिटी स्कैन एक्सरे उनके ऑलमोस्ट नॉर्मल आ रहे थे, और उनका पता ही नहीं चल रहा था कि उनको क्या चीज़ है। कई मल्टीपल हॉस्पिटल्स में उन्होंने इलाज कराया, सब जगह दिखाया, लेकिन उनको बीमारी के बारे में पता नहीं चल रहा था। वो फिर अपने पास आए, और अपने पास आए तो अपन ने उनकी एक चेक ब्रोंकोस्कोपी की, तो अपने पाया कि जो श्वास नाल है उसमें उनको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया है, और उसके बाद अपन ने ब्रोंकोस्कोप के थ्रू ही उसमें बलूनिंग करके स्ट्रक्चर का साइज थोड़ा बड़ा किया। फिर कुछ समय स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से फिर अपन ने एक स्टेंट प्लेसमेंट भी किया, और कुछ महीने बाद उनका स्टेंट भी हमने रिमूव कर लिया है, और अभी वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं, और उनको खांसी और सांस फूलने में जो तकलीफ थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। कोविड के बाद हमने देखा कि फेफड़ों को लेकर काफी शिकायतें आई। क्या ब्रोंकोस्कोपी के जरिए तमाम चीजों के बारे में पता चल जाता है, या और क्या क्या कोविड के बाद क्या जटिलताएं आपने देखी है? कोविड के बाद जैसे कि मेरा एज ए पल्मोलॉजिस्ट जो एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ पेशेंट्स में जब कोविड हुआ उसके बाद कुछ जाले पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस फाइबर्स फॉर्मेशन हुआ लंग्स में, तो उससे पेशेंट्स कुछ परेशान रहे। जिन पेशेंट्स जो कोविड के दौरान क्रिटिकल कंडीशंस में रहे थे, ऐसे मरीजों को लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसके बाद भी रही, जिसको हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन सिंड्रोम्स बोलते हैं। और एज सच अगर कुछ उसमें री इन्फेक्शन का चांसेस होते हैं तो उस कंडीशन में ब्रोंकोस्कोपी का उपयोग है। उससे पता चल जाता है कि आखिर क्या कोविड के दरमियान हम लोगों को क्या दिक्कतें हुई थी, बात करें फेफड़ों के अंदर, ये तमाम चीजों की जानकारी लग जाती है। हाँ, अगर भविष्य में अगर कोई फिर से इन्फेक्शन होता है तो वो जांचने के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी का उपयोग करते हैं। कितना डैमेज हुआ ये भी सब तमाम ये चीजें सिटी स्कैन में पता चलती हैं कि कितना % क्या डैमेज हुआ है लंग्स का, उसमें ब्रोंकोस्कोपी का कोविड में ये चीजें देखने को मिली थी कि सबसे ज्यादा फेफड़ों पर ही असर पड़ा था, और ये कहा जा रहा था कि आपको 50% फेफड़ों पर दिक्कत हो चुकी है, 70%, उसी हिसाब से फिर इलाज भी हो रहा था। हाँ, वो सर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है, वो एक्सरे और सिटी से वो हमको पता चलता है। हमारे दर्शकों को ये बताइए, ब्रोंकोस्कोपी के वक्त पहले और बाद में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए एक मरीज को? सबसे पहले तो
ब्रोंकोस्कोपी के पहले हमको ये मरीज को ये बताना रहता है कि वो नॉर्मल रहे, कुछ ऐसा डरने की बात नहीं है और आराम से एकदम रिलैक्स होकर कोऑपरेट करके प्रोसीजर कराएंगे तो बहुत आसानी से हो जाती है। कई बार ब्रोंकोस्कोपी करने के बाद एक आध दिन ऐसा होता है कि बुखार आती है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी खांसी भी चलती है, वो भी धीरे धीरे करके कुछ घंटों के बाद ठीक हो जाती है। और एक आध अगर कभी फीवर का एपिसोड भी आता है तो वो भी एक नॉर्मल है। बाकी जो सावधानियां रखनी चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ आप पहले भी। कितना लंबा ये पूरा इलाज रहता होगा लगभग, बात की जाए तो? ये प्रोसीजर मैंने जैसे आपको बताया, प्रोसीजर तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स में हो जाती है। उसके शुरू के 3 से 4 घंटे उनको हम NBM रखते हैं, मतलब कि कुछ खाने पीने के लिए मना करते हैं। और प्रोसीजर के बाद भी आधे से 1 घंटे, जब तक गला फिर से चलने नहीं लग जाए तब तक हम उनको खाना और पीने के लिए मना करते हैं। सबसे बड़ा सवाल आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में फेफड़ों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जंक फूड का दौर है, इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि दिन भर रूटीन बिगड़ा हुआ है। किस तरीके से अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखें? फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी ये है कि कुछ ऐसी चीजें जैसे कि स्मोकिंग, धूम्रपान ना करें। कोई दूसरा कर भी रहा है तो पैसिव स्मोकिंग नहीं करनी है। पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही खतरनाक है जितनी कि एक्टिव स्मोकिंग है। अगर आपका कोई फ्रेंड भी स्मोकिंग कर रहा है तो उसके पास भी आपको नहीं खड़े रहना है। पोल्यूशन से थोड़ा सा बचना है, जैसे कि आपको पता है कई खबर न्यूज आती रहती है कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि पर डे इतनी सिगरेट्स पी रहा है आदमी, जब वो ले भी नहीं रहा तो भी। तो पोल्यूशन से थोड़ा सा बचना है। दूसरी चीज हमको प्राणायाम और योगा करना है जिससे कि लंग्स हेल्दी रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफस्टाइल में एक्टिवनेस रहे, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स आप खेलते रहें। टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है, यही एक स्वस्थ शरीर के लिए कितनी देर सोना? क्योंकि कुछ कहते हैं 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे। मिनिमम 6 घंटे। मिनिमम 6 घंटे। 6 घंटे बहुत पर्याप्त है सोने के लिए, आपकी पूरी बॉडी को एकजुट करने के लिए, ताकि वो सुबह फिर से अच्छे से सब कुछ काम कर पाए। बस यही है। लंग्स के लिए एक स्मोकिंग और पोल्यूशन, दो उसके लिए जो परेशानी क्रिएट करते हैं। और तीसरी चीज है प्राणायाम और योगा, और कुछ योग अभ्यास। उठिए जल्दी, वो प्राणायाम। स्विमिंग कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, टेनिस हुआ या फिर बैडमिंटन हुआ, ये सब लंग्स के लिए बहुत बढ़िया है। आपने कई मरीज देखे होंगे अभी तक, किन उम्र में सबसे ज्यादा इस तरीके के फेफड़ों के मरीज देखने को मिल रहे हैं जिनका आप इलाज करते हैं ब्रोंकोस्कोपी के जरिए? कोई क्राइटेरिया है कि 50 के साल के ऊपर हो या फिर 30 के नीचे हो, 40 के ऊपर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के मरीज तो 20 साल 30 साल सभी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 60 साल बाद वाले को। तो इसमें भी कोई क्राइटेरिया है एज का? के अमूमनतः ब्रोंकोस्कोपी की रिक्वायरमेंट उसके इंडिकेशंस के हिसाब से 40+ एज में ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि 40 के बाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है, नाना प्रकार के इन्फेक्शंस भी लगना चालू हो जाते हैं और हीलिंग पावर डिक्रीज होने के कारण अगर कुछ जो प्राइमरी केयर में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उस कंडीशन से वो अपने आप उभर नहीं पाते। तो हमको ज़रूरी होता है कि वो किस प्रकार का इन्फेक्शन है, अंदर इन्फेक्शन है या फिर कोई गठान है, कुछ कैंसर की गठान है, तो वो सब पता करने के लिए 40 के ऊपर वाले पेशेंट्स को करना पड़ती है। कुछ स्पेशल कंडीशंस है जिसमें बच्चों को भी रहता है। बच्चों में भी कुछ कंडीशंस ऐसी बनती हैं, जैसे कि बच्चे ने कोई पीनट निगल लिया है या फिर कोई चने का दाना अंदर चला गया है, फॉरेन बॉडी चली गई है, वो भी ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा ही रिमूव की जाती है। आपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, खाने का भी ध्यान रखना रहता है इन तमाम चीजों को? बिल्कुल बिल्कुल, हरी सब्जियां लेनी है, फ्रूट्स खाना है और टाइम पे खाना खाना है और पानी अपने आप को हाइड्रेट करके रखना है। जंक फूड का मैं पहले भी आपसे सवाल करा, बच्चों को किस तरीके से ध्यान रखें? क्योंकि फिर शुरुआत से ही लाइफ स्टाइल बिगड़ जाती है। फिर जंक फूड डेली नहीं खाना चाहिए अमूमनतः, मतलब अगर वीकली अगर कुछ हो रहा है तो ठीक है। और छोटी एज में, यंग एज में उतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप ओल्ड एज में जाते हैं, जैसे कि कुछ यंगस्टर्स हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उनको कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी कुछ भी नहीं होती, लेकिन वही 40-50 साल की एज में जब वो पहुंचते हैं तब उनको समझ में आता है कि हमने गलतियां कर दी। हाँ, हमारे जो भी मरीज होते हैं वो सब इसी टाइप के होते हैं। क्या सांस फूल रही है तो फिर भी फेफड़ों में दिक्कत है, ऐसा समझा जाए इसको? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सांस फूल रही है तो सांस फूलने का मुख्यतः कारण लंग्स, हार्ट हो सकते हैं और वो फिर एक विषय है कैसे इवेल्युएशन करेंगे कि किस चीज के कारण हो रहा है। लेकिन अगर सांस फूल रही है तो प्राइमरी ऐसा लग रहा है कि लंग ही इन्वॉल्व रहता है। कोविड के बाद कई लोग ऐसे मरीज मिले जिनका ये कहा कि हमारी सांस फूल रही है। आखिर ये दिक्कतें क्यों आई? खासकर
कोविड के बाद जिनको कोविड हुआ उसमें से उदाहरण मैं खुद भी हूं और हमारे साथ पीछे कैमरामैन है मेरे लवनीश सैनी भी हैं, वो भी, उनके साथ भी ये तमाम दिक्कतें हुई। जी जी जी। कोविड के बाद एक क्या हुआ, दो चीजें हैं। एक तो वाकई कोविड के कारण कुछ लोगों के लंग्स में फाइब्रोटिक चेंजेस आए, ठीक है। लंग्स की जो संरचना है उसमें कुछ ऐसे फाइबर्स फॉर्मेशन होने लग गए जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ आई। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कोविड एरा था, वो एक दौर था, तो हमको तकलीफ आनी ही थी उस टाइम पे, लेकिन हमने उस टाइम पीरियड को इंडिकेट कर दिया, नहीं मुझे कोविड के बाद से ये हुआ है और कोविड के पहले ऐसा था, तो वो एक टाइम पीरियड अपन का एक इंडिकेशन हो गया। किन बीमारियों के बाद फेफड़ों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए जरूरी हो कि पहले ही हम लोग उस बीमारी के बाद ब्रोंकोस्कोपी ही करवा ले तो पता चल जाए कि फेफड़े सही है, सेहतमंद है, या फिर उसका इलाज करवाना है? प्राइमरी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद भी अगर आपको लगातार फेफड़ों से संबंधित अगर लक्षण दिख रहे हैं, खांसी आना, सांस फूलना या छाती में दर्द होना और एक्सरे सिटी में लगातार निमोनिया बना हुआ है, तो उस कंडीशन में ब्रोंकोस्कोपी कराना उचित रहता है। और अगर सिटी स्कैन में कोई ऐसी फाइंडिंग्स आ रही हैं जो कि सिटी स्कैन अपने आप में पर्याप्त नहीं है उसकी पूरी जानकारी देने के लिए, तो उस कंडीशन में ब्रोंकोस्कोपी करके बायोप्सी लेना जरूरी रहता है। सर, लंग्स के बारे में बात करें हम, ब्रोंकोस्कोपी के जरिए हम देखते हैं हार्ट को लेकर तो कई लोग अवेयर रहते हैं, जैसे ही थोड़ा सा भी दर्द हुआ हम लोग ये देखते हैं कि अस्पताल पहुंच जाते हैं, इलाज करवाने लग जाते हैं, लेकिन लंग्स को लेकर इतना अवेयर नहीं रहते हैं। क्या सावधानी रखना चाहिए, लोगों को क्या कहेंगे? मैं अपनी जो लोग हैं, जनता है, उनसे यही कहना चाहता हूं कि लंग्स के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि छाती में दर्द होना, सांस फूलना, खांसी आना, बलगम में खून आना, घबराहट होना, ये सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि लंग्स की बीमारियों के लिए भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी बीमारियों के ही सिम्टम्स हैं, लंग्स की चीज़ें भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा है, सीओपीडी है, आईएलडी है, सर्कोइडोसिस है, लंग कैंसर है, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जिसके लिए बहुत सारे सरकार बहुत मेहनत कर रही है ट्यूबरक्लोसिस को जड़ से ख़त्म करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, सिम्टम्स जो हैं काफ़ी, और जैसे कि कभी एक्यूट कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं और पेशेंट को अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर मरीज ब्रोंकियल अस्थमा का उसको अटैक आया है तो तुरंत ही हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया है, पल्मोनरी आर्टरी में कोई थक्का जम गया है, उस कंडीशन में भी अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पेशेंट अगर रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है, उस कंडीशन में भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो लंग्स के जो सिम्टम्स हैं उनको हमको सीरियस लेना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श करके एक्सरे करवा के जांच करवानी चाहिए। टीबी के बारे में बताइए, ब्रोंकोस्कोपी से जोड़ करके किस तरीके से तमाम चीजें? ब्रोंकोस्कोपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्यूबरक्लोसिस में, क्योंकि अब हम उस दौर में चल रहे हैं जब हम उम्मीद करते हैं कि टीबी आने वाले कुछ समय में टीबी को हम जड़ से खत्म कर देंगे। तो कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें एक्सरे में बहुत ज्यादा फाइंडिंग्स एज सच आपको नहीं दिख पाती, तो लोग सिटी स्कैन नहीं कराते हैं, जो हमारे जनरल फिजिशियंस होते हैं, या पल्मोलॉजिस्ट में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि एक्सरे अमूमन वो नॉर्मल दिख रहा है तो हम सिटी के लिए नहीं जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में पाया गया है मेरे अनुभव के द्वारा भी कि ऐसे मरीजों का जब ब्रोंकोस्कोपी किया और हमने बाल भेजा, ब्रोंकोस्कोपिक लवाज को हमने सैंपल के लिए भेजा, तो उसमें टीबी का कीटाणु पाया गया। अगर ऐसे मरीज छूट जाएंगे तो वो समाज में, सोसाइटी में उनके द्वारा टीबी, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनको जो खांसी चल रही है, लंबी खांसी चल रही है, वो टीबी के कारण आ रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं एक्सरे नॉर्मल है, कुछ नहीं है, तो ऐसे करके ये टीबी को भी एक तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, टीबी इससे फैल रही है, बढ़ रही है। तो ये एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि मान लो एक्सरे में भी कुछ आ रहा है और सिटी स्कैन में भी कुछ फाइंडिंग्स आ रही हैं, उस कंडीशन में भी हम ब्रोंकोस्कोपी करके टीबी को डायग्नोस करते हैं। और अब ये हो गया है कि टीबी में भी अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट आ गए हैं कि 6 महीने का ट्रीटमेंट है, 9 महीने का ट्रीटमेंट है। तो बड़ी टीबी है, छोटी टीबी है, साधारण भाषा में हम बोलते हैं जिसको टेक्निकल टर्म्स में ड्रग सेंसिटिव टीबी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, एक्सडीआर टीबी है, प्री एक्सडीआर टीबी है। इसका इलाज अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी हमको के
जो बैसिलाई आया है वो क्या ड्रग रेजिस्टेंस तो नहीं है, किन ड्रग से रेजिस्टेंट है, उसके लिए भी हमको सैंपल लेने की बहुत ज़रूरत है। अब पेशेंट बलगम उतना अच्छे से निकाल नहीं पा रहा है कि उसको हम जांच के लिए भेज पाएं, तो उस कंडीशन में भी ड्रग रेजिस्टेंट को देखने के लिए भी ब्रोंकोस्कोपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ब्रोंकोस्कोपी टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए भी इस तरीके से एक अपना अहम रोल प्ले कर रही है। क्या टीबी कमजोरी के कारण ही होती है या फिर उसके वक्त के हिसाब से बीमारियों इस टीबी ने अपना रंग भी बदला है? हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और हमारे जो दर्शक है उनको भी जानना जरूरी है कि मुख्यतः टीबी जो होती है बाल और नाखून को छोड़ के शरीर के हर हिस्से में ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। आंख की टीबी हो सकती है, चमड़ी की टीबी हो सकती है, लीवर की हो सकती है, आंतों की हो सकती है, फेफड़ों की हो सकती है। जनरली हमारे समाज में मिथ है कि टीबी सिर्फ फेफड़ों में होती है, ऐसा नहीं है, किसी भी ऑर्गन में टीबी हो सकती है। और कई पेशेंट्स हैं हमारे आसपास भी जो अलग अलग प्रकार की टीबी से ग्रसित हैं। टीबी जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि टीबी क्या कमजोरी कारण होती है, टीबी का बहुत सीधा संबंध है आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू से, आपकी डाइट से, आपके खान पान से। अगर आपके डाइट में बराबर मात्रा में आपके शरीर के संतुलन के हिसाब से अच्छे मात्रा में अगर प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब अगर बराबर मात्रा में हैं तो आपको कभी टीबी नहीं हो सकती, भले ही आप टीबी के मरीज के आसपास भी रह रहे हो या आप बैसिलाई से एक्सपोजर भी ले रहे हो, फिर भी आपको टीबी नहीं हो सकती। यानी आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो फिर टीबी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इम्यून सिस्टम, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम डॉक्टर्स जो टीबी के डॉक्टर हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं, टीबी जैसे स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग टीबी के मरीज के साथ ही उनके आसपास उनका एक्सपोजर लेना। कई बार ऐसा होता है कि कोई मरीज हमको मिला, हमको नहीं पता था टीबी का मरीज है, हमने मास्क नहीं पहना, हमारे सामने उसने खांसी कर दी, तो हमको बैसिलाई का एक्सपोजर तो मिलता ही है, लेकिन फिर भी हमको टीबी नहीं होती। उसका कारण ये है क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता हमारे खाने के कारण, न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण वो मेंटेन रहती है, शरीर उस बैसिलाई को ओवरकम कर लेता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी ऐसी होती है कि उसको टीबी का इन्फेक्शन हो भी गया, मान लो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस ना होकर भी उसको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हो गई, 2-4 हफ्ते वो खांसी करता है और बॉडी खुद ही टीबी को ठीक कर लेती है। जी, टीबी क्या ब्रोंकोस्कोपी के जरिए, जो आप बता रहे हैं कि टीबी इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी लग जाती है, तो क्या टीबी जो होती है और इलाज होने के बाद क्या पूरी तरीके से लंग वापस से पहले की तरह हो जाता है या कुछ असर छोड़ जाता है? ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस जो हमारे टीबी के मरीज होते हैं और उनके जो साथ में जो अटेंडेंट्स आते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि टीबी का जब इलाज होगा तो उसके बाद क्या ये पहले जैसे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे? तो पहली बात है, हाँ, पूर्ण रूप से पूरे लंग एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं अगर आपने न्यूट्रिशन, टीबी का जो ट्रीटमेंट चलता है 6 महीने चलता है और कुछ केसेस में 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी कभी चलाना पड़ता है। तो अगर आपने डॉक्टर द्वारा बताया गया ट्रीटमेंट, सही समय पे दवाई और सही मात्रा में दवाई ली है और साथ में खाने की खुराक जैसी डॉक्टर के सलाह के हिसाब से आपने सही लिया है, तो आप पूर्ण रूप से आपके फेफड़े और आप स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो टीबी के मरीज होते हैं वो टीबी गोली एक दिन खा ली, एक दिन नहीं खाई, शुरू में उन्होंने 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते खा ली, उनको आराम लग गया, उसके बाद वो ट्रीटमेंट इरेगुलर कर देते हैं। उस कंडीशन में ये होता है कि जो बैसिलाई है वो रेजिस्टेंस, उसमें रेजिस्टेंस आने लग जाता है ड्रग्स को लेकर। तो फिर ऐसी कंडीशन में कई बार लंग्स, कई मरीजों के लंग्स खराब हो जाते हैं, 1 लंग खराब हो गया, किसी का 1.5 लंग भी खराब हो जाता है, कुछ कई पोस्ट ट्यूबरकुलर कॉम्प्लिकेशंस भी आने लग जाते हैं, जो उन कॉम्प्लिकेशन के साथ अब मरीज को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने इलाज सही से नहीं लिया था, इलाज के दौरान उसका न्यूट्रिशन सही से नहीं हुआ था, तो जीवन भर उस पोस्ट ट्यूबरकुलर जो साइड इफेक्ट्स हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके साथ वो जिंदगी भर उसको जीना पड़ता है। ब्रोंकोस्कोपी के जरिए आपने कितने अलग अलग तरीके के कैंसर देखे या आप लोगों को डिटेन किए गए, बात की जाए तो कैंसर के कई प्रकार के जो कैंसर्स लंग्स में जो पाए जाते हैं, एडिनोकार्सिनोमा हुआ, स्मॉल सेल कार्सिनोमा हुआ, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, इस प्रकार के कई टाइप के कैंसर्स ये डिटेन हो जाते हैं ब्रोंकोस्कोपी के जरिए। जी, इसमें जो बायोप्सी ली जाती है इसके द्वारा पता चल जाता है लैब में कि ये किस प्रकार का कैंसर है, और उस जिस प्रकार का कैंसर होता है फिर ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल आता है
कि इसको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है या सर्जरी की गुंजाइश है, सर्जरी से निकाला जा सकता है, या किस स्टेज पे कैंसर है उस हिसाब से फिर इसका इलाज किया जाता है। और जिस प्रकार का भी कैंसर होगा वैसा फिर इलाज चालू हो जाता है। और अगर डायग्नोसिस ही नहीं बनाएंगे कि कैंसर किस प्रकार का है तो कैसे पता चलेगा और कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा, ये एक विषय है, हमको सोचना चाहिए। अगर इस टाइप की चीज आ रही है तो ब्रोंकोस्कोपी जरूर कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील यादव जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील यादव, जिन्होंने ब्रोंकोस्कोपी के बारे में हमें विस्तार से बताया, टीबी के बारे में बताया, इसके साथ साथ कैंसर के बारे में भी बताया। सेहतनामा में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार।